हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस तीसरे वीडियो लेक्चर के अंदर। इससे पहले हमने दो वीडियो लेक्चर पे बात की थी। उन दोनों वीडियो लेक्चर को अगर किसी ने नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप वहां से उन दोनों वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। हमारी बात चल रही थी बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और पहले दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं एंड प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। आज का ये तीसरा वीडियो लेक्चर उस बेसिक्स के टॉपिक को आगे लेकर जाएगा। उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात आपको बता दूं कि मेरे ये वीडियो लेक्चर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, ये क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम आएंगे। इसके अलावा जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, सीए इंटर के अंदर जो हैं, जो सीए फाउंडेशन पास करके सीए इंटरमीडिएट में आ चुके हैं, उनके यहां 40 मार्क्स की इकोनॉमिक्स लगती है। उस 40 मार्क्स की इकोनॉमिक्स के लिए ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और उसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जहां जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स फेस करनी पड़ेगी, उनके लिए हमारा ये वीडियो लेक्चर बहुत काम का रहेगा। तो आप उस दोनों वीडियो जो पहले आ चुके हैं उनको देखेंगे और आगे कंटिन्यूटी में सारे वीडियोस देखेंगे, अगर आप चाहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक का डिटेल नॉलेज लेना। ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो तीसरा वीडियो लेक्चर है बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए गाइस, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए हेडिंग लिखी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में समझते हैं तो उसको समझने से पहले ये वाले डायग्राम की तरफ हम ध्यान देंगे। देखिए, ये वाला डायग्राम आपके लिए बड़ा फैमिलियर डायग्राम है। ये डायग्राम हमने हमारे पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जहां मैंने आपको प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है समझाया था। आप जानते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में, देख सकते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री बनी है जिसमें मैन्युफैक्चरर है, जिसमें होलसेलर है और जिसमें रिटेलर है। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है प्रोडक्ट रिटेलर के पास, और रिटेलर से प्रोडक्ट कहां पहुंचता है भैया, कंज्यूमर के पास। तो यहां कंज्यूमर है, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर कौन बैठा है, कंज्यूमर बैठा है। ये कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। वो कंज्यूमर जो उस कंजम्पशन पे खर्च करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहली बात, कंजम्पशन कौन करता है, कंज्यूमर करता है। और कंज्यूमर कौन, एक प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जब प्रोडक्ट आता है तो उसको जो खरीदने वाला होता है वो कौन होता है भैया, कंज्यूमर होता है। तो देखिए यहां आंसर में लिखा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके आंसर में लिखा है इट रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। इट रेफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। देखिए यहां अंडरलाइन की गई एक बात, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंज्यूमर क्या आप जानते हो, आप ये भी जानते हो कंज्यूमर जो खर्च करेगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन सवाल ये उठता है सर ये एग्रीगेट क्या भला आ गई यहां पे, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो उसको समझेंगे। अब हम अगर हमने ये समझ लिया कि एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है तो हमें समझ में आ जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। ओके गाइस, अब देखिए एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को समझने से पहले हमें एक क्वेश्चन जो है उसको समझना होगा। क्वेश्चन ये है, हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी। देखिए ये यहां कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं, हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में कंज्यूमर्स जो जो होंगे, कौन कौन हो सकते हैं ये भी हम पहचानेंगे। तो जो जो लोग कंज्यूमर्स होंगे एक इकोनॉमी में, वो सारे लोग मिलकर जो खर्चा करेंगे, कंजम्पशन के ऊपर जो खर्च करेंगे, उसी एक्सपेंडिचर को, उसी खर्च को हम क्या बोलने वाले हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके गाइस, तो सबसे पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी में कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं।
जब हमें पता लग जाएगा कि हाँ भैया ये लोग कंज्यूमर होते हैं इकोनॉमी में, और ये सारे लोग जो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिए मैंने यहां लिखा है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, 3 कंपोनेंट लिखे हैं। क्या पढ़ रहे हैं ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 3 कंपोनेंट है, कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। 3 लोग कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कौन कौन, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। जो हम कह रहे हैं ना कि ये कंज्यूमर कौन कौन होंगे भैया, तो कंज्यूमर ये 3 लोग होंगे, और ये तीनों लोग मिलकर जो भी कंजम्पशन पे खर्च करेंगे उस खर्च को बोलेंगे, उस एक्सपेंसेस को बोलेंगे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जो कंज्यूमर्स हैं वो ये 3 लोग हो सकते हैं। ठीक, हम सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड। एक हाउसहोल्ड यानी आपका घर, मेरा घर, आप, मैं, हम सब लोग जो भी कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। अब आपको लास्ट सेकंड वीडियो लेक्चर जो था उसके अंदर बताया गया था कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड खरीद सकता है, नॉन ड्यूरेबल गुड खरीद सकता है, सेमी ड्यूरेबल गुड खरीद सकता है, सर्विसेज कंज्यूम करता है। तो एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड जो भी कंजम्पशन पे खर्च करता है वो यहां आएगा, प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है, इसको समझिए। देखिए गवर्नमेंट के बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम है, उसमें से मैं एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेता हूं, मिड डे मील स्कीम। आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मिड डे मील स्कीम चलती है, उसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को खाना खिलाया जाता है। कुछ और प्रोग्राम्स है जिसमें उन स्टूडेंट्स के लिए मिल्क का भी अरेंजमेंट किया जाता है। मिड डे मील तो मिलता ही है, साथ साथ उनको पीने के लिए दूध, मिल्क भी दिया जाता है। ठीक, तो जब सरकार ऐसे अपने किसी प्रोग्राम के लिए परचेज करती है या खर्चा करती है तो गवर्नमेंट एज ए कंज्यूमर मानी जाएगी यहां पे। ठीक है, मिड डे मील स्कीम। या गवर्नमेंट अपने डिफेंस के लिए यानी हमारी सेना के लिए, डिफेंस के लिए जब कुछ परचेज करती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है वो पनीर परचेज करती है सेना के लोगों के लिए, उनके खाने के लिए, तो वो क्या होगा, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट कंज्यूम करती है तो गवर्नमेंट कंज्यूमर हो जाएगी। हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं तो हाउस होल्ड कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक, और तीसरा क्या लिखा है, कंजम्पशन बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कंजम्पशन बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हर कोई जानता है क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट कमाने के मोटिव के लिए नहीं स्टैब्लिश हुए, जिनका स्टैब्लिशमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल एक एनजीओ की बात करें, कोई एनजीओ वर्क कर रहा है तो वो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। किसी टेंपल, किसी मंदिर की बात करें, किसी मॉस्क या मस्जिद की बात करें, किसी गुरुद्वारे की बात करें, किसी चर्च की बात करें, ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जब कंजम्पशन पे खर्च करते हैं तो ये भी किसका पार्ट होगा, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो देखिए हाउस होल्ड ने कोई कंजम्पशन के ऊपर खर्च किया, गवर्नमेंट ने कोई कंजम्पशन के ऊपर खर्च किया। क्या एग्जांपल बताया था, गवर्नमेंट डिफेंस के लिए कुछ परचेज करती है, गवर्नमेंट किसी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए कुछ परचेज करती है। फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम के ऊपर सरकार जब परचेज के लिए खर्च करती है वो, या कोई नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं भैया, जिनका मोटिव जो है वो वेलफेयर है, जैसे कोई एनजीओ, जैसे कोई टेंपल, कोई मॉस्क, ठीक है, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च। तो ये सारे जब कंजम्पशन पे खर्च करते हैं तो किसका पार्ट होगा, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्लियर है बात आपको? तो हम यहां समझ रहे हैं कि हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं, तो एक इकोनॉमी में कंज्यूमर ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। इन जनरल बात हो रही है अभी, ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। ये तीनों कैटेगरी के लोग जो यहां एज ए कंज्यूमर बैठे हुए हैं, ये जो भी खर्च करते हैं अपने कंजम्पशन के ऊपर, वो सारा मिलकर क्या बनाता है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब इकोनॉमी में होता है
मैक्रो इकोनॉमिक जब हम पढ़ते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जो कंज्यूमर्स बैठे हैं, जब वो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, तो कंज्यूमर कौन कौन होंगे? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये मिलकर जो खर्च करते हैं वो किस में आएगा? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक और बात, जब प्रोडक्ट इस कंज्यूमर तक पहुंचता है तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? फाइनल गुड बोलते हैं। बताया था आपको पहले वीडियो लेक्चर के अंदर कि इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जैसे ही प्रोडक्ट आ जाता है वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड बनता है। यानी ये लोग जो भी खर्च कर रहे हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं, उनके लिए वो कमोडिटी साथ साथ क्या होगी? फाइनल गुड भी होगी। क्लियर है गाइस आपको? तो यहां पे कंप्लीट होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको समझना है तो क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन कंज्यूमर होता है, और जो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जो भी खर्च करते हैं इस तरीके के फाइनल गुड्स के ऊपर, वो मिलकर कहलाता है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए बोर्ड पे, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी क्या पढ़ा अपन ने? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अब क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी अभी हमने समझा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या और उसके कंपोनेंट क्या, अब हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया, और इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक, अब टॉपिक को डिटेल में शुरू करें उससे पहले हम बात करते हैं इस इन्वेस्टमेंट वर्ड, इन्वेस्टमेंट शब्द के बारे में, कि ये इन्वेस्टमेंट वर्ड हम कैसे यूज करते हैं इन जनरल हमारी लाइफ में। देखिए, इन जनरल, या मैं यूं कहूं इन कॉमन पैरालांस, या ये कहूं आम भाषा में, सामान्य भाषा में, आमतौर की भाषा में, इन कॉमन पैरालांस, इन जनरल सेंस, इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का हमारे लिए मतलब होता है जैसे मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मैंने स्टॉक खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, या मैंने मान लीजिए एक प्रॉपर्टी परचेज की, या मैंने गोल्ड परचेज कर लिया, यह होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। प्रॉपर्टी परचेज कर ली, गोल्ड परचेज कर लिया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, या बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन जनरल हम इन्वेस्टमेंट वर्ड को ऐसे यूज करते हैं जब भी हम हमारी बचत को, हम हमारी सेविंग को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कहीं लगा रहे होते हैं, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहां ऐसा कोई मतलब नहीं है, भूल जाइए। जो इन जनरल, इन कॉमन पैरालांस हम लोग जो इन्वेस्टमेंट का मतलब यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट की टर्म को जैसे हम यूज करते हैं, यहां ऐसा कोई यूज नहीं है। ओके, सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है साहब, ये तो बता दीजिए, तो हम उस पर बात करते हैं। देखिए, आपने 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में, 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन जनरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहां हमें लैंड से कोई मतलब नहीं है, लेबर से भी कोई मतलब नहीं है, और एंटरप्रेन्योर से भी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है यहां कैपिटल से। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो बेसिकली इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। इन जनरल 4 फैक्टर, और इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कैपिटल से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का? जब आपका ये कैपिटल इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं? हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गौर से सुनिएगा, अभी क्या समझा है आपको? इन जनरल आप जो इन्वेस्टमेंट का मतलब निकालते हो वो मतलब नहीं लेना है यहां पे। इन जनरल जो भी मीनिंग है उससे कोई मतलब नहीं है। यहां इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होगा? इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर
नॉर्मली ये अप्रैल टू मार्च चलता है, आगे बताऊंगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसके साथ शुरू हो जाएगी हमारी आगे कुछ लेक्चर्स के में, तो हम उसमें बात करेंगे कि अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, उस अप्रैल टू मार्च के अंदर उस एक साल के अंदर जो भी हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ है इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो अब आप इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या निकालोगे, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और क्या लिखा है आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कंफ्यूज मत होना, इन्वेस्टमेंट बोल दो चाहे कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो, और इन दोनों का मतलब क्या, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, सर ये जो कैपिटल इंक्रीज होती है इससे क्या होता है, तो भैया एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, वो उस कैपिटल को कन्वर्ट करता है दो चीजों में, कौन सी होगी, एक तो होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेगा अपने उस पैसे को, उस कैपिटल को, और एक करेगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा, एक होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। यानी एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, तो उस पैसे से वो फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है, यानी वो मशीन पे खर्चा करेगा, मशीन खरीदेगा, इक्विपमेंट खरीदेगा, टूल्स खरीदेगा, फिक्स्ड नेचर का इन्वेस्टमेंट करेगा, खर्चा करेगा, या वो अपनी इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करेगा और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेगा और उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाएगा, अपने स्टॉक को बढ़ाएगा, अपनी इन्वेंटरी को बढ़ाएगा। तो वो या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है या वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट करता है। समझ में आई बात? तो क्या मतलब इन्वेस्टमेंट का या क्या मतलब कैपिटल फॉर्मेशन का, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। इस फॉर्मूले के अंदर हम इस बात को अगर लिखें, इस डेफिनेशन को अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो फॉर्मूला ये है, I इज इक्वल्स टू डेल्टा के, I इज इक्वल्स टू डेल्टा के। I का मतलब क्या होता है भैया, इन्वेस्टमेंट, के का क्या मतलब है, कैपिटल स्टॉक, और जब किसी के भी आगे डेल्टा लगता है इसका मतलब चेंज, डेल्टा के का मतलब क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर जो कैपिटल स्टॉक में चेंज हुआ है आपके, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इस पूरी कहानी को हम एक फॉर्मूला में समझ सकते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल या चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर, उसको आप क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो हम जो इन्वेस्टमेंट समझते हैं वो वैसा नहीं है, यहां इन्वेस्टमेंट, यहां इन्वेस्टमेंट अलग है। क्या है यहां इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल और इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब देखिए हम आगे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट। अभी तो हमने क्या समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट समझा है, अब हम यहां डिटेल में इन दोनों को पढ़ेंगे। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट के, दो। कौन सा है पहला भैया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कौन सा है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जब भी एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है, दैट मींस वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जब हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो किसी एक प्रोड्यूसर की बात नहीं करते हैं, हम जितने भी प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन करने वाले उस इकोनॉमी के अंदर हैं, वो सारे के सारे जो कैपिटल लेकर आए हैं और उस कैपिटल से जो उन्होंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट किया है, हम उस सारे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को। बात कर रहे हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारी हेडिंग है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। आप जो कैपिटल लेकर आ रहे हो, नहीं इंक्रीज कर रहे हो कैपिटल को, वो या तो फिक्स्ड फॉर्म में इन्वेस्ट होगी या इन्वेंटरी में इन्वेस्ट होगी। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक, क्या है इसकी डेफिनेशन, पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ऑफ फर्म्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में अगर किसी फर्म के
फिक्स्ड कैपिटल एसेट में इंक्रीज हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल एसेट होनी चाहिए। एग्जांपल से समझे, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। अगर एक फर्म ने प्लांट में खर्चा किया है, प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, टूल्स में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ओके गाइस, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल एसेट उससे इंक्रीज हो रही है। अब ध्यान से देखिए, जब हमने एग्जांपल लिखा है, हमने यहां अंडरलाइन क्या किया है? कैपिटल गुड्स। क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या होता है भैया कैपिटल गुड्स? है फैमिलियर वर्ड, पढ़ा था, सेकंड वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कैपिटल गुड्स के बारे में। क्या समझाया था? कैपिटल गुड्स ऐसे प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स ऐसे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जो नेचर में ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड बोलते हैं। क्या है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स? ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आएंगे, बार बार कई सालों तक काम आएंगे, इसलिए तो उसको क्या बोल रहे हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, टूल्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा। तो जब आप इस तरीके की चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, अब एक और बात यहां लिखी है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉन एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या बोलोगे? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हुई है। एक बिजनेस में जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हुई है, यानी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, बिल्डिंग्स पे जो खर्च हुआ है वो, या क्या बोल सकते हैं? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स। उस फर्म के कैपिटल गुड्स में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अपने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या कहलाता है? कैपिटल गुड्स में होने वाला इंक्रीमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बात करते हैं अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए यहां पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा गया है? इट रेफर्स टू द चेंज इन स्टॉक ऑफ, इट रेफर्स to the change in stock of finished goods. It refers to the change in stock of finished goods, semi-finished goods and raw material during an accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर में जो हमारे फिनिश गुड्स का स्टॉक है उसमें होने वाला चेंज, सेमी फिनिश गुड्स के स्टॉक में होने वाला चेंज, रॉ मटेरियल के स्टॉक में होने वाला चेंज क्या कहलाता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर आपने उस कैपिटल से फिनिश गुड्स बढ़ाए हैं, सेमी फिनिश गुड्स बढ़ाए हैं, रॉ मटेरियल बढ़ाए हैं, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर आप ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड या कैपिटल गुड में इन्वेस्टमेंट करते हो तब तो वो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वहीं आप रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स के स्टॉक को चेंज कर लेते हो, इंक्रीज कर लेते हो, उसको क्या बोलेंगे? अपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अब यहां पे समझिए क्या है रॉ मटेरियल, क्या है सेमी फिनिश्ड गुड्स और क्या है फिनिश्ड गुड्स। देखिए रॉ मटेरियल का मतलब, अभी रॉ मटेरियल्स की हेल्प से आप फिनिश गुड्स की जर्नी करोगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आउटकम है, एंडिंग पॉइंट है। रॉ मटेरियल का मतलब एक फार्मर के लिए सीड्स रॉ मटेरियल है, एक कपड़ा बनाने वाली क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए, फार्म के लिए जो थ्रेड है वो रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को आप किस में कन्वर्ट करते हो? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो। तो रॉ मटेरियल पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपोज किए जाते हैं और उसे कन्वर्ट किया जाता है
फिनिश्ड गुड्स में रॉ मटेरियल के साथ पावर, फ्यूल, ऑयल, ये सारी चीजें यूज होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है फिनिश्ड गुड्स में। ठीक, फिनिश्ड गुड्स मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बनके जब तैयार हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स की जर्नी के बीच का जितना भी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो माल अभी सेमी फिनिश्ड है, पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी उस पर और वैल्यू एडिशन होना और काम होना बाकी है, अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल पे हमने काम तो शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक वो फाइनल गुड या फिनिश गुड नहीं बना है, तो ये अभी सेमी फिनिश्ड माना जाएगा। तो ये 3 तरीके की कैटेगरी है। इनके स्टॉक में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आगे लिखा है दिस स्टॉक कीप्स वेरिंग ओवर टाइम, टाइम टू टाइम ये स्टॉक जो है वो बदलता रहता है, रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश्ड गुड्स का और फिनिश्ड गुड्स का। तो इसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ध्यान से समझें तो फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, टूल्स और रॉ मटेरियल और दूसरे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती है उसके अंदर होने वाला खर्चा क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा, देखिए हमने समझा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो होता है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का ये चेंज 2 फॉर्म में हमारे सामने होता है, या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट में या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, अच्छी बात थी, फिक्स इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी पढ़ लिया, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस क्या है एक प्रोड्यूसर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की। आइए इसको भी समझते हैं कि एक प्रोड्यूसर जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करता है या इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या उस प्रोड्यूसर के लिए। यहां देखिए एक प्रोड्यूसर के लिए सिग्निफिकेंस होगी, और जब एक इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स को हम एक साथ बात करेंगे तो वो जो बेनिफिट होंगे या वो जो सिग्निफिकेंस होगी वो पूरे के पूरे इकोनॉमी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। जैसे अगर एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या एक प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, इस तरीके के कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करता जाए तो क्या बेनिफिट होगा, उस प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उससे होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक फर्म के पास एक मशीन थी जिससे वो 10,000 यूनिट्स बना सकता है, मैक्सिमम कितना यूनिट बना सकता है वो 10,000 यूनिट। अब होता यूं है कि वो एक और मशीन परचेज करता है, वो नई कैपिटल लाता है बिजनेस में, एक और मशीन परचेज करता है, तो मशीन का परचेज होना फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो अब वो मशीन भी, जो नई मशीन आई है उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 10,000 यूनिट्स है। तो अब उस मैन्युफैक्चरिंग फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी हो गई, उसका स्केल डबल हुआ कि नहीं हुआ। कल तक वो सिर्फ 10,000 यूनिट्स बना सकता था, वो कितनी बना सकता है 20,000 यूनिट्स। तो जब आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या एक फर्म की या एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की या एक प्रोडक्शन यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी इससे इंक्रीज हो जाती है। ठीक, जब फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में आउटपुट लेवल पे भी बढ़ेगा। अगर पूरे देश में इस तरीके का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए तो हमारे देश का प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, हमारी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ता जाएगा, और जब एक इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तब हम कहते हैं दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक ग्रोथ। और उस इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। देखिए नेशनल इनकम के अंदर आप समझ पाओगे कि सच में जीडीपी होती क्या है। फिलहाल आप इतना ही समझें कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तब हम कहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंडिकेटर होता है वो होता है जीडीपी। तो जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट ये आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी एक फर्म की बढ़ती है, और जब बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ या सरकार की पॉलिसी ऐसी हो कि फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से देश का आउटपुट बढ़ता है, और आउटपुट बढ़ने का मतलब देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। और मैं आपको बता दूं कि इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हमारे स्पेशली हमारे देश में, इंडिया में, भारत में हम ये देखते हैं कि हमारी हर एक गवर्नमेंट
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत जोर देती है। देखिए इंडिया जो है उसके पास कैपिटल की कमी है, लैक ऑफ कैपिटल। लेबर बहुत है यहां पे क्योंकि पॉपुलेशन फुल है, लेकिन कैपिटल की स्कैर्सिटी है। रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, तो उस कैपिटल का अरेंजमेंट कहां से हो? इसलिए हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी पॉलिसीज बनाती है ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल हमारे देश में लेकर आए, और जब वो अपनी कैपिटल हमारे देश में लेकर आएंगे तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की, क्या उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? रॉ मटेरियल पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सेमी फिनिश गुड्स पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फिनिश गुड्स पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। हर एक प्रोड्यूसर बहुत सोच समझ के फिनिश गुड्स के स्टॉक को मेंटेन रखता है, सेमी फिनिश गुड्स के स्टॉक को मेंटेन रखता है और रॉ मटेरियल के स्टॉक को मेंटेन रखता है। बहुत सोच समझकर वो ऐसा काम करता है। देखिए अगर प्रॉपर वे में ये चीजें मैनेज की गई है तो कभी भी एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होगा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथली चलता जाएगा। अगर प्रॉपर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और आपके स्टोर में रॉ मटेरियल है ही नहीं तो वहां प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो रॉ मटेरियल के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको ताकि आपका प्रोडक्शन रुके नहीं, आपका प्रोडक्शन स्मूथली चले। दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर वे में रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन रखते हैं तो आप रोज की परचेज से बच जाते हैं, डे टू डे परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपने एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझा और आपने एक रूल बनाया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम 15 दिन का रॉ मटेरियल अपने पास रखें तो हमारे लिए सही है। यानी अब जब आपको परचेज करनी पड़ेगी 15 दिन के 15 डेज के बाद करनी पड़ेगी परचेज, यानी आप रोज की परचेज से बच गए। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझा, आपके हिसाब से 15 दिन का रॉ मटेरियल आपके पास एनी टाइम रहना चाहिए। यानी आप 15 दिन बाद सोचेंगे अब अगला रॉ मटेरियल खरीदने के बारे में, यानी आप डे टू डे परचेज से बच गए, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं हुआ। इसके अलावा आपको फिनिश गुड्स तैयार करके भी अपने गोडाउन में अपनी फैक्ट्री में रखना पड़ता है, इसलिए रखना पड़ता है फिनिश गुड्स बनाकर कि अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाए या अचानक से डिमांड करनी पड़े, डिमांड की सप्लाई करनी पड़े आपको, तब आपके पास प्रॉपर फिनिश गुड्स होना चाहिए। अगर एक फर्म डिमांड होने पर प्रॉपर फिनिश गुड्स उसके पास नहीं है और डिमांड हो गई मार्केट में और वो सप्लाई नहीं कर पाया तो उसकी राइवलरी फर्म जो होगी वो उसका बेनिफिट उठा लेगी। इसका मतलब फिनिश गुड्स के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी केवल आप कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देते हो, आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देते हो। इसलिए ध्यान देते हो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पे कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है सफर ना करे, हैम्पर ना हो, बड़ा स्मूथली चले। इसलिए आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो इन्वेंटरी के अंदर, ताकि आप डे टू डे परचेज से बच सकें, स्मूथली आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सके। इसलिए आप इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि फिनिश गुड्स को मेंटेन रखते हो, ताकि मार्केट में डिमांड होने पर आप पड़े हुए फिनिश गुड्स की प्रॉपर सप्लाई कर सके। और इसलिए आप फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हो, इसलिए किया जाता है कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट, ताकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि चाहे वो फिक्स इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां बहुत जरूरी होता है एज अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट आपके लिए जानना कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन तो इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अलग हुआ करती है, लेकिन हमने यहां सही मायने में समझा इन्वेस्टमेंट होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। ओके गाइस, अब देखिए आप में से जिन लोगों ने अभी अभी इस चैनल को देखना शुरू किया है तो सबसे पहला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा मैंने यहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, जो कि इससे पहले के दोनों वीडियो, ये तीसरा वीडियो था, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, तो आप उन दोनों वीडियो को भी देखें ताकि आप प्रॉपरली इन सारी चीजों को गेन कर पाए। एक सीक्वेंस में पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहले पहला वीडियो लेक्चर, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो देखिए इस क्लास में हमने समझा इन्वेस्टमेंट के बारे में, हमने समझा कंजम्पशन के बारे में। ठीक, इन्वेस्टमेंट यहां कंप्लीट हो गया। अभी अब जो अगली क्लास अपनी आएगी उसके अंदर हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड
डेप्रिसिएशन। तब तक आप ये तीनों वीडियो अच्छे से देखें, ताकि अब धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो हर एक पीछे के वीडियो का कोई ना कोई रोल होगा आगे के वीडियोस में, इसलिए आपको सारे वीडियोस देखने बहुत जरूरी है। ओके गाइस, थैंक यू।